हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। तो आज की हमारी क्लास संबंधित है सामान्य विज्ञान से, जिसमें हम फिजिक्स तथा केमिस्ट्री के वन लाइनर और एमसीक्यू फॉर्म में इसे पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं क्लास। पहला दिया गया है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो डेसिबल से वातावरण में ध्वनि को मापा जाता है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर करंट नापने की इकाई है। यंग प्रत्यवस्था गुणांक का ईसाई मात्रक क्या होता है? तो यंग प्रत्यवस्था गुणांक का ईसाई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो यह 1971 में लागू की गई। आगे दिया गया है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या कहलाती है? विद्युत मात्रा की इकाई को एम्पियर कहा जाता है। आगे देखते हैं। दिया गया है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति इकाई पूछी गई है, उसे डायोप्टर कहा जाता है। कैंडेला मात्रक है किसका? कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। जूल इकाई है किसकी? तो जूल ऊर्जा की इकाई है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक कहलाता है। क्या? ल्यूमेन। आगे है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि दाब का मात्रक क्या कहलाता है? तो दाब का मात्रक पास्कल है। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। आगे दिया गया है कि जड़त्व का माप क्या कहलाता है? जड़त्व का माप क्या कहलाता है? तो उसे द्रव्यमान कहा जाता है। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। पारसेक इकाई है किसकी? दूरी की। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक दूरी की इकाई है। वायुमंडल के बादलों को तैरने का कारण क्या होता है? तो वह घनत्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। आगे दिया है पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। आगे दिया है कि कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होगी? विमाएं पूछी गई हैं। तो कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होगी? तो m0 L1 और T0 होगी। आगे दिया है शरीर का वजन क्या होता है? तो शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर क्या हो जाता है? अधिकतम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। आगे दिया है कि किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? कोई व्यक्ति किसी लिफ्ट में बैठा है तो उसे अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो कब? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो तब ऐसा मालूम होता है। आगे दिया है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? क्या है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो यह प्रतिपादन किया गया न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 90 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? पूछा गया है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन पड़ेगा? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। आगे दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का, या इसे नतोदर भी कहते हैं, कॉनकेव भी कहा जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है ना। आगे
दिया गया है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है, तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आगे दिया गया है कि बोलोमीटर एक यंत्र है जो किसको मापता है ना, जो मापता है ऊष्मीय विकिरण को। बोलोमीटर एक प्रकार का यंत्र है जो ऊष्मीय विकिरण को मापता है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O, है ना। भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे दिया गया है कि 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, क्या है 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻⁻6 होता है। आगे दिया है कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो 1 जूल में 24 कैलोरी पाई जाती है। चलिए आगे दिया गया है कि 1 माइक्रोमीटर कितने के बराबर होता है, 1 माइक्रोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर 10⁹ मीटर के बराबर होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान पूछा जाए कितना होता है, तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻³ जूल होता है। आगे दिया गया है कि 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है कितने जूल के, तो 1 मेगावाट घंटा होता है 3.6 × 10⁹ जूल के बराबर होता है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ के बराबर। 1 जूल कितने के बराबर होता है, तो 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। 1 नैनो सेकेंड में होते हैं 10⁻⁻9 सेकेंड। आगे दिया गया है, आगे देख लेते हैं कि 1 एंगस्ट्राम में कितने मीटर होते हैं, तो 1 एंगस्ट्राम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे दिया गया है कि 1 अश्वशक्ति कितने के बराबर होती है, तो 1 अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है। अब मापक यंत्र दिए गए हैं, इनसे किसको मापा जाता है इसके बारे में देख लेते हैं ना। देखिए दिया गया है मापक यंत्र कौन सा, अमीटर। अमीटर से किसको मापा जाता है, तो अमीटर का प्रयोग या उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है बाइनाक्यूलर का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो बाइनाक्यूलर का प्रयोग दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनाक्यूलर का प्रयोग किया जाता है। बैरोग्राफ तो यह यंत्र वायुमंडलीय दाब को मापने में काम आता है। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब को मापने में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अन्य देख लेते हैं कौन कौन से यंत्र हैं और इससे किसका मापन होता है, तो कैपिलर्स से किसका मापन किया जाता है, तो इसका उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है कैपिलर्स का। डायनेमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई का मापन किया जाता है। समुद्र की गहराई का मापन किससे किया जाता है, फैदोमीटर से। आगे दिया है गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग अति अल्प विद्युत धारा का मापन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे दिया है ओडोमीटर। ओडोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो कार द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। हमारी कार है, उसने कितनी दूरी तय की है यह कैसे पता चलेगा, ओडोमीटर के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अन्य। आगे क्या दिया गया है, ट्रांसफार्मर क्या है, तो इसका प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता में परिवर्तन करने हेतु किया जाता है। ठीक, ट्रांसफार्मर का। आगे दिया गया है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर क्या काम में लाया जाता है, तो बैरोमीटर वायु दाब का मापन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर विभवांतर मापना या वोल्टेज मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट, है ना। कुछ जो प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन हैं किस तरह के बने हैं, अभी हमने जो देखा उसी से संबंधित क्वेश्चन भी बने हैं, इनको भी देख लेते हैं ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस सेट है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, है ना। देखिए दिया गया है कि निम्न में वायु दाब को नापने वाला उपकरण कौन सा है, तो अभी हमने देखा कौन सा था, बैरोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसको भी देख लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं यही हमें समझना है इससे, है ना। फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? तो कल अभी हमने देखा किसका किया गया था, जेट इंजन का, है ना, लाइव टेस्ट में हमने देखा था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अच्छा तो इसका आंसर कहाँ है, इधर है ना, ठीक। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में उद्योगों की स्थापना की? एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति थे जिन्होंने भारत में उद्योगों की स्थापना की? तो चलिए देख लेते हैं क्या नाम है उनका। तो उनका नाम है विक्रम साराभाई, है ना। क्या नाम है? विक्रम साराभाई। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम विद्युत चालक है क्या? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या चांदी? तो चांदी सर्वोत्तम विद्युत चालक माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? तो वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए करते हैं? किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? अन्वेषण के दौरान निम्नलिखित में से झूठ पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो नार्को टेस्ट होता है ना, पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो गया। उपरोक्त सभी झूठ पकड़ने के लिए किए जाते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो किसमें होगी? बर्फ में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? तो वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्लोरीन नहीं पाई जाती, जबकि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि एम्पियर की एसआई इकाई क्या है? तो एम्पियर की एसआई इकाई क्या कहलाती है? विद्युत प्रवाह कहलाती है। आगे दिया गया है कि भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर जिनका नाम अभी बताना है ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था। उनका नाम क्या है? उनका नाम है सीवी रमन, उनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? दूरी का। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। देखिए खालिस्तान दिया गया है और पूछा गया है कि किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो एनीमोमीटर से हवा के बल और वेग को मापा जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक किसे कहते हैं? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी कहलाता है। ध्वनि मापक की इकाई को क्या कहते हैं? तो ध्वनि मापक की इकाई को डेसिबल कहा जाता है। अगला, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? उनका नाम बताइए। अंटार्कटिका पर जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे डॉक्टर एस.जे. कौशिम। आगे देखते हैं। देखिए दिया गया है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो किस गैस का किया जाता है? अमोनिया का। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा पूछी गई है ना। शक्ति, तो शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है क्या? M1L2T3। आगे है कि कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? तो कणों की तरंग प्रकृति किसके द्वारा स्थापित की गई? डी ब्रोगली के द्वारा स्थापित की गई। चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? चुंबकीय चालक के घनत्व की इकाई टेस्ला कहलाती है। एम्पियर मात्रक है किसका? एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? जिसके आंखों में दृष्टि वैषम्य हो तो उसमें हम किस लेंस का प्रयोग करके दूर कर सकते हैं? तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके इसे दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट,
आगे दिया गया है कि दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग में किसे लाया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी यह वर्तमान तरीका है। एलईडी का विस्तारित रूप क्या होगा, अर्थात एलईडी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो लाइट इमिटिंग डायोड क्या कहलाएगा? लाइट इमिटिंग डायोड कहलाता है। आगे दिया गया है कि बीएमआई की गणना के लिए सूत्र क्या होता है? वजन होता है किलोग्राम में और प्रति लंबाई होती है और मीटर स्क्वायर में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया था, है ना। क्या? जब तक उसे हटाया नहीं गया था। यह किसका एक उदाहरण है? तो यह उदाहरण है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। आगे दिया गया है कि मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है, यह किसका उदाहरण है? तो यह न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहलाता है ना। जैसे हमने कोई गेंद है दीवार पे मारी तो वह वापस आ गई, तो यह न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहलाता है। परमाणु के नाभिक के अंदर कौन कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक के अंदर पूछा जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर होता है जो उनका चक्कर लगाता है। आगे दिया गया है डेसिबल की इकाई क्या कहलाती है? तो डेसिबल की इकाई कहलाती है ध्वनि की तीव्रता। डेसिबल की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन होना। हमें जैसे कोई ध्वनि है फिर प्रतिध्वनि है ना, और वो पुनः सुनाई दे तो वह क्या कहलाएगी? प्रतिध्वनि। तो यह किसका कारण होता है? परावर्तन का कारण कहलाता है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? तो नाभिकीय संलयन इसका स्रोत है। भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम क्या है? तो भोजन ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो विश्व का प्रथम संचार उपग्रह टेलस्टार फर्स्ट है। क्या? टेलस्टार फर्स्ट है। किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए होता है? किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए होता है? तो सही जवाब होगा ओपिसोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। आगे दिया है कि पलायन वेग किसे कहते हैं? तो पलायन वेग क्या कहलाता है? पलायन वेग वह वेग है जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए। क्या? पलायन वेग वह वेग है जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय जो शक्ति है उससे बाहर निकल जाए, उसे पलायन वेग कहते हैं। आगे दिया है कि प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो प्रकाश की तरंग का सिद्धांत न्यूटन ने प्रतिपादित किया। कौन सा भारी जल है ना, D2O। कौन सा भारी जल है? ड्यूटेरियम भी इसे कहते हैं, भारी जल भी कहा जाता है। जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब किसी पदार्थ है, मतलब कोई पदार्थ है, उसका तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं की जो माध्य गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ता है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे के क्वेश्चन हमारे हैं रसायन विज्ञान से, केमिस्ट्री से। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की उनका नाम है जॉन डाल्टन। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। आगे दिया गया है, देखिए आगे क्या दिया गया है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा की गई। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो गोल्डस्टीन ने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की। इसे हम एक ट्रिक से पढ़ते थे ना, ईटा पर नाचे, है ना। तो आगे देखते हैं कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक C12 है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? हाइजेनबर्ग ने किया था। एक तत्व है 92 यूरेनियम 235 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 92 होती है। चलिए आगे दिया गया है कि रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो कोबाल्ट 60
है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 कहलाती है। आगे दिया गया है कि H2CO3 कैसा लवण है? H2CO3 कैसा लवण है? अम्लीय लवण है। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसमें CO2 का प्रयोग किया जाता है। सबसे भारी धातु किसे कहते हैं? ओस्मियम को कहते हैं। सबसे हल्की धातु किसे कहते हैं? लिथियम को कहते हैं। सबसे हल्का तत्व कौन कहलाता है? हाइड्रोजन कहलाता है ना। तो सबसे भारी धातु कहते हैं ओस्मियम को, सबसे हल्की धातु किसे कहते हैं? लिथियम को। सबसे हल्का तत्व कौन सा कहलाता है? हाइड्रोजन, है ना। आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन कहलाता है। मानव निर्मित तत्व कौन सा है? मानव निर्मित तत्व कैलिफोर्नियम कहलाता है। अब देखिए क्विक एग्जाम रिमाइंडर में पहुंचते हैं और इसमें देखते हैं क्या दिया गया है ना। देखिए दिया गया है जंग रस्ट का रासायनिक संगठन पूछा गया है। तो क्या क्या होता है? Fe2O2O। नीला थोथा को क्या कहते हैं? नीला थोथा को दिया गया है शुष्क बर्फ। तो ड्राई आइस का क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका सूत्र। आगे दिया गया है कि लॉफिंग गैस किस नाम से जानी जाती है? रासायनिक नाम क्या है इसका? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस कहते हैं और इसका सूत्र होता है N2O, है ना। इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, जो बनते हैं उनको देखिए, बाकी मत देखिए। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मार्स गैस का रासायनिक नाम होता है मीथेन और ये भी पूछा गया इसका, तो CH4 होता है। भारी जल का क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है रासायनिक नाम और इसे D2O कहते हैं। भखरा चूना को कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं, है ना। आगे दिया गया है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र भी बनता है, इसको भी देख लेना है ना। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। सबसे ज़्यादा रासायनिक नाम से ही क्वेश्चन बनते हैं ना। बालू का क्या होता है? तो सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो कैल्शियम सल्फेट ऑफ हाइड्रेट इसका क्या होता है? रासायनिक नाम होता है CaSO4 × 2H2O होता है। नौशादर का क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। आगे दिया गया है नीला थोथा या तूतिया, है ना। नीला तोता या तूतिया इसे कहते हैं कॉपर सल्फेट, इसका रासायनिक नाम है और CuSO4। चलिए आगे देखते हैं। धावन सोडा का भी पूछा जाता है ना। धावन सोडा का भी काफ़ी पूछा गया है। धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। देखिए इनको दे देता है, सोडियम कार्बोनेट दे देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट दे देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देगा, है ना। तो इनमें इनको सही से देखना। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है और Na2CO3 × 10H2O इसका सूत्र है। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या कहलाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। खाना कौन बनाती है? बाई बनाती है ना। तो खाने के सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। आगे दिया है कास्टिक सोडा अर्थात इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। आगे दिया है उजला थोथा। नीला थोथा का हमने देखा, अब किसका है? उजला थोथा। तो उजला थोथा को जिंक सल्फेट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। जिप्सम का भी पूछा जाता है ना। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या दिया गया। धातु एवं अधातु से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं ना। तो धातु एवं अधातु, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो ऊपरी परत है पपड़ी, तो उसमें पाई जाने वाली प्रचुर मात्रा में उस धातु का नाम बताना है। उस धातु का नाम है एल्यूमिनियम। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर उपधातु कौन सी है? वो तो हो गई धातु में एल्यूमिनियम आ गया, उपधातु में आ जाती है सिलिकॉन।
आगे दिया है कि वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वह है नाइट्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो पूरे ब्रह्मांड में पूछ लिया गया तो वहां पर पाया जाता है सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो मानव शरीर का पूछा गया है, उसमें ऑक्सीजन है। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सी है वायुमंडल में, तो वायुमंडल में सबसे सर्वाधिक प्रचुर गैस है नाइट्रोजन। समुद्री जल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो समुद्री जल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्लोरीन कहलाता है। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है मानव शरीर और हड्डियों में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद धातु कौन सा है, कैल्शियम होता है। हड्डियों में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु यौगिक कौन सा कहलाता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट कहलाता है। हड्डियों में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में धातु यौगिक कौन सा है, तो कैल्शियम फॉस्फेट है। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक कौन सा है, तो पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक जल है, H2O है ना। समुद्री जल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक कौन सा है, तो सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट, समुद्री जल में दूसरा सबसे प्रचुर यौगिक कौन सा कहलाता है, तो वह कहलाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वाधिक रासायनिक रूप से प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा फ्लोरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। आगे दिया गया है कि सर्वाधिक रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया तत्व कौन सा है, तो प्रतिक्रिया तत्व में पूछा जाए तो फ्लोरीन हो जाएगा। आगे दिया गया है कि दूसरा सबसे अधिक रासायनिक रूप से प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है, क्लोरीन है। सबसे भारी गैसीय तत्व पूछा जाए तो कौन सा है, रेडान होता है। प्रथम मानव निर्मित तत्व कौन सा है, तो मानव द्वारा निर्मित प्रथम तत्व है टेक्नेटियम। आगे देखते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत पूछा जाए तो कितना है, तो हमारे वायुमंडल में किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो 0.03% है, अर्थात 0.3% है। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे दिया गया है कि गैस जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है कौन सी गैस कहलाती है, तो वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है ना। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है, अर्थात D2O के नाम से जानते हैं। जल का रासायनिक नाम डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड है, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड है। यह यौगिक भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा जल के बारे में बताया गया है ना, शुष्क बर्फ या जल के बारे में। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है। देखिए दिया गया है किसके बारे में, नोबल गैसें या उत्कृष्ट गैसें। तो उत्कृष्ट गैसों को अक्रिय गैस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, नोबल गैसें या उत्कृष्ट गैसों को अक्रिय गैस भी कहा जाता है। नोबल गैस रासायनिक प्रतिक्रियाओं में प्रवेश नहीं करती हैं। जो हमारी नोबल गैसें या उत्कृष्ट गैसें होती हैं यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग नहीं लेती हैं। समूह 18 को शून्य समूह तत्व के रूप में भी जाना जाता है ना। तो ये आवर्त सारणी की बात हो रही है। आगे दिया कि एकमात्र रेडियो सक्रिय गैसीय तत्व रेडान है ना। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद अक्रिय गैस तत्व कौन सा है, आर्गन है। बिजली के बल्बों में भरी जाने वाली गैस क्या कौन सी कहलाती है, आर्गन कहलाती है। आगे दिया गया कि क्विक सिल्वर के नाम से जानी जाने वाली धातु कौन सी है, तो क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, पारा को कहा जाता है। देखिए पारा से एक और क्वेश्चन बनता है, कौन सा, कमरे के तापमान पर द्रव रूप में दिखाई जाने वाली विषम धातु कौन सी है, तो वह पारा कहलाती है। कमरे के तापमान पर तरल रूप में, अगर तरल लिक्विड रूप में है तो धातु कौन सी, उसे ब्रोमीन कहते हैं। फोटोग्राफिक फिल्मों में प्रयुक्त ब्रोमीन यौगिक क्या कहलाता है, सिल्वर ब्रोमाइड कहलाता है। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर फास्जीन का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग एजेंट के रूप में प्रयुक्त तत्व कौन सा है, तो क्लोरीन है। पेट्रोल में
पेट्रोल में एंटीना की एजेंट के रूप में मौजूद तत्व का नाम क्या होगा? शीशा होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आगे दिया गया है कि एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का अनुपात पूछा गया है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का अनुपात होता है 3। हर चीज गलत। आगे दिया गया है कि नाइट्रस ऑक्साइड गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीजन अणु में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2 और ओजोन की 3। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत का क्षय क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। सोडियम एवं पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है ना? किस में रखते हैं? सोडियम एवं पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट, वह यौगिक जिसका उपयोग फोटोग्राफिक फिल्म में फिक्सर के रूप में किया जाता है उसे कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट। वह गैस जिसके कारण ताजमहल का रंग फीका पड़ गया है वह कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। चलिए आगे देखते हैं। नोबल गैस के बारे में दिया गया है। नोबल गैसें कौन कौन सी कहलाती हैं, है ना? उत्कृष्ट गैसें तो हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, किसिनन हो गया और रेडान। तो यह कौन सी गैसें कहलाती हैं? नोबल गैसों के अंतर्गत आती हैं। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता 0 होती है। नोबेल गैस हो या उत्कृष्ट गैस दोनों एक ही हैं। अब पानी के बारे में देखते हैं। पानी, जल का घनत्व तो अधिकतम 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्वथनांक होता है। पानी का हिमांक कितना होता है? तो पानी का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब कुछ पदार्थ दिए गए हैं और उनके अम्ल के बारे में बताया गया है ना? देखिए पदार्थ है इमली अंगूर। तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है? तो चाय में टैनिक एसिड पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। नींबू और संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। मूत्र में यूरिक एसिड पाया जाता है। चींटी में फार्मिक एसिड पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक एसिड और एस्कार्बिक एसिड पाया जाता है। शहद की मक्खी में क्या पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। सोडा जल में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। अब क्या आ गए? अब प्रैक्टिस सेट आ गया है ना? जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो कौन सा है? ब्रोमीन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे देखिए, आगे किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है, किसकी होती है? क्लोरीन की। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है? वहां पर ऑप्शन दिए, उनको देखते हैं। क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है? तो जिंक का अयस्क कौन सा है? यहाँ पर सही जवाब होगा कौन सा? स्फेलेराइट। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यहाँ पर सही जवाब है पैराकीट नहीं है, जबकि ये जो ऊपर के 3 दिए गए हैं ये हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। ईंधन सेल पूछा गया, किसे कहते हैं? कार्बन को कहते हैं, नाइट्रोजन को कहते हैं, या पोटेशियम को कहते हैं, या आणविक ऑक्सीजन को कहते हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा आणविक ऑक्सीजन को ईंधन सेल भी कहा जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है ना? निष्क्रिय नहीं है। क्रिप्टॉन, आर्गन, जीनॉन या क्लोरीन? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी क्लोरीन, निष्क्रिय गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बायोडीजल पौधा है? तो रतनजोत बायोडीजल पौधा कहा जाता है ना? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। 1 लाइनर में आ गए, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ना। दिया गया है कि किसकी यौगिक कंपाउंड आंखें होती हैं? तो ड्रैगन मक्खी की होती हैं। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय
हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो बोरियम क्लोराइड होता है। अब देखिए एक सूत्र दिया गया है, उसका नाम बताना है ना। तो अभी हमने सूत्र देखा है, देखो पूछे भी जाते हैं ना, 2019 में आया है। CH3 COO CH2 CH3 किसका सूत्र है? एथिल एथेनोएंट का सूत्र है। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल होता है? तो उसमें तांबा शामिल किया जाता है। आगे दिया गया है कि मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो इसका सही जवाब देख लेते हैं, क्या होगा, किसका प्रयोग किया जाता है? तो नायलॉन 6 का। आगे दिया गया है देखिए सूत्र, और उसका रासायनिक नाम पूछा गया है। क्या सूत्र है? CaSO4 2S2O का रासायनिक सूत्र क्या होगा? सूत्र है तो यह किसका है? जिप्सम का, है ना। आगे दिया है कि गैल्वनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी परत मतलब परत का आवरण किया जाता है? तो जस्ता का करते हैं ना। अगला क्वेश्चन है कि C60 एक अणु है जिसमें, अब पूछा गया है, जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो कितने होंगे? 12 पंचभुज होंगे और 20 इसमें खटभुज होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है। आगे है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, वह कौन सा कोयला कहलाता है? तो उस कोयले का नाम है एंथ्रासाइट कोयला, है ना, एंथ्रासाइट कोयला। आगे देखते हैं, आगे क्या है। अच्छा, किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं? तो हमने लाइव टेस्ट में इसको हल कर लिया है ना। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? पॉलीप्रोपोलीन। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो किसका? थोरियम का, भारत में, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे दिया गया है, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? तो उस प्लास्टिक को हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि कौन सा निष्क्रिय गैस नहीं है? तो अभी हमने देखा कौन सा निष्क्रिय गैस नहीं था, क्लोरीन। आगे है साधारण नमक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड होता है। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस कैसी होती है? तो यह द्रव रूप में होती है। परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व आवधिक तालिका के किस ब्लॉक से संबंधित है? परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व आवधिक तालिका के किस ब्लॉक से संबंधित है? तो यह D ब्लॉक से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है कि चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? तो चाय में क्या होता है? कैफीन होता है ना। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हमें शुष्क चूने से किसे गुजारा जाता है? क्लोरीन को गुजारा जाता है ना। कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? तो ओजोन के लिए हानिकारक होता है हेलान। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है कि निष्कर्षण बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर क्या है? तो ज्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन होता है। आगे दिया गया है कि बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग में लाई जाती है? तो कौन सी लाते हैं? स्पेक्ट्रा को लाते हैं। आगे दिया गया है कि रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया? तो गोल्ड फॉयल का प्रयोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि उच्च शुद्धता का जर्मेनियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो किस द्वारा प्राप्त किया जाता है? क्षेत्र परिशोधन द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। आगे है कि काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें हम करते हैं वर्ण लेखन का प्रयोग। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग करते हैं? तो चींटियों को हटाने के लिए कपूर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे क्या दिया गया, इनको देखते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है ओजोन, है ना। आगे दिया है पीतल इनकी मिश्र धातु होती है किसकी? तो
पिताजी करके इसको याद कर सकते हैं ना। पीतल में क्या होता है, तांबा और जस्ता, है ना। पीतल किसकी मिश्र धातु होती है, तांबा और जस्ते की। सोडियम को किस में रखा जाता है, तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है, तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन प्रयोग में लाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो सोने के साथ तांबा मिलाया जाता है ना। शुद्ध यूरेनियम किस में पाया जाता है, तो शुद्ध यूरेनियम 235 में पाया जाता है। कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन गैस प्रयुक्त की जाती है। 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है कितने %, तो 18 कैरेट में शुद्ध सोना होता है 75%। तो आज सामान्य विज्ञान से इतना ही। आगे बाकी जो बचे हैं उनको देखेंगे। हमारी क्लास यहीं से समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना सहयोग बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।